हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो वर्णमाला है उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए हमने उसका पार्ट 2 बनाया है। तो आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम वीडियो में अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और कुछ अन्य तथ्य पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं सीधा। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। भैया कंपन की बात चल रही है, तो देखिए इसके आधार पर हमारे दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला अघोष और दूसरा सघोष। देखिए इसमें अघोष पढ़ते हैं तो अघोष में लगा है अ जो होता है वो निगेटिव पॉइंट होता है। तो देखिए जिन वर्णों में या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, मैंने बोला कि अ जो है वो आपका निगेटिव होता है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं भैया? अघोष वर्ण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरी ध्वनि जो होती है वो आपकी क्या होती है? अघोष होती है भाई। और इसका एक पॉइंट ये बहुत अच्छा है कि इनकी संख्या जो है वो 13 होती है। अब देखिए कौन कौन सी, जैसा कि अभी कहा गया है पहला और दूसरा वर्ग प्रत्येक वर्ग का, तो वर्ग होते हैं आपके 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो क वर्ग से आपने क ख, च छ, ट ठ, त थ और पा फा। इसी प्रकार हमने प्रत्येक वर्ग से आगे के दो वर्ण ले लिए। तो पाँच वर्गों से आपने दो दो वर्ण लिए, तो ये आपके हो गए 10। अब बचे 3, तो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, स स स ह, परंतु इसमें ह शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपके तीनों स जो हैं वो आप किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। अब देखते हैं सघोष। सघोष क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है वे क्या आपके कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं या सघोष कहलाते हैं। तो एक बात बताइए, पहले जो हमने अघोष पढ़ा है उसमें हमने पहला और दूसरा लिया है वर्ण, तो अब इसमें हम तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेंगे। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या है? सघोष कहलाता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड सघोष होते हैं। कि पहला दूसरा तो हो गया अघोष, तो इसमें बचे तीसरा, चौथा, पांचवा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गया आपका। और देखो मैंने बताया था कि हा नहीं होता है, तो हा आपका कहाँ आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। और अंतस्थ व्यंजन तथा स्वर सब इसी में आते हैं। देखिए अब ये याद करने के लिए कि स्वर कहाँ आते हैं, तो इसे स्वर को हम रिलेट करेंगे सघोष से। तो स से सघोष, स से स्वर, तो यहाँ से पता चल गया कि स्वर कहाँ आते हैं? सघोष में आते हैं। तो देखिए तीसरा ग, घ, ड़, इसी प्रकार ज, झ, व। तो सब देखिए यहाँ तक आ गए हम के माँ तक। माँ के बाद मैंने बोला कि सभी आपके अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व और ह आपका आ गया और सभी आपके स्वर आ गए। तो ये हो गया आपका सघोष। श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर वर्णों के भेद। देखिए श्वास और प्राण की मात्रा के आधार पर आपके वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण। यहाँ देखिए अल्पप्राण पढ़ेंगे तो इस वर्ण में ही इसका अर्थ छुपा है कि अल्प प्राण, अल्प में से होता है थोड़ा, थोड़ा अर्थात कम। तो जिसका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती है क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण जो है वो आपका क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अर्थात 1, 3, 5, 135। तो देखते हैं, जैसे क खा छूट गया, ग घ छूट गया, ड़, इसी प्रकार ये सब
माँ तक हो गए, पांचों आपके वर्ग। अब अंतस्थ व्यंजन जो है वो आपके आते हैं अल्पप्राण में, ठीक, य र ल व। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है महाप्राण। महा में से होता है बड़ा, मतलब अधिक। तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। भैया अल्पप्राण में तो आपने 1, 3 और 5 ले लिया। अब आपके पास बचा 2 और 4। चलो, तो 2 और 4 हमारे किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन अर्थात स स स और ह किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे आपके। देखिए, जैसे ख, घ, छ, झ, ऐसे ही यहाँ तक भ तक आ गए और श श श ह। तो ये आपके अल्पप्राण और महाप्राण कंप्लीट हुए। अब आगे आते हैं। आगे देखिए, द्वितीयक व्यंजन दिया है। अब एक द्वितीयक व्यंजन होता है और एक होता है आपका संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो देखते हैं द्वितीयक व्यंजन क्या होता है। जब द्वितीयक विषम होता है कि दो, द्वितीयक विषम दो, कि जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब उसे द्वितीयक व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम समरूप वर्ण को देखेंगे। सम में से होता है समान, रूप में से होता है रूप वाला। तो एक ही व्यंजन के उसी के साथ, उसी के समरूप अगर मेल होता है तो वो आपका होगा द्वितीयक व्यंजन। जैसे यहाँ देखेंगे, का मेल का के ही साथ हुआ है, चा का मेल चा के साथ हुआ है, माँ का मेल माँ के साथ हुआ है। तो इसी प्रकार का मेल का से जो हुआ है तो हमारा क्या बना, पक्का बना। और चा से हुआ तो क्या, कच्चा बना। तो इसी प्रकार आप समझ गए हैं कि जब दो एक ही समरूप के व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहाँ द्वितीयक व्यंजन होता है। अगला देखेंगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या है कि वही है बिल्कुल, बस इसमें क्या है कि इसमें दो भिन्न भिन्न व्यंजन आपस में मिलेंगे। तो वही है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो वहाँ क्या होता है, संयुक्ताक्षर होता है। ठीक है, जैसे क जो है वो त से मिला तो देखो संयुक्त जो है उसमें खुद में ये एक संयुक्ताक्षर हो गया। ठीक है, अब सा के साथ थ मिला तो ये हो गया स्थान, सा के साथ वो मिला तो ये हो गया स्वाद। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे जो कि वर्णों के उच्चारण पर निर्भर है। देखते हैं अगला। तो अगला है कंठय, उसके बाद हम पढ़ेंगे तालव्य, फिर पढ़ेंगे मूर्धन्य। अब हम ये पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे हमने फिर दोबारा क्यों पढ़े उसका एक रीज़न है। वो ये है कि अभी तक हमने केवल व्यंजन पढ़े थे कि व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालव्य से होता है, कहाँ से होता है। भाई ये सोचने वाली बात है कि स्वर भी तो हैं, उनका उच्चारण भी तो कहीं ना कहीं से होगा। तो उसी के लिए हम इन्हें दोबारा पढ़ रहे हैं। तो कंठाय में पढ़ते हैं कि कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या होते हैं, कंठाय होते हैं। तो छोटा आ और बड़ा आ, और आपको पता है कंठ में का वर्ग पूरा आता है, क ख ग घ ड़, और ह जो है और विसर्ग ये आपके आते हैं कंठे में, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही तालव्य में बात करते हैं तो तालव्य में क्या है, कंठे में आया था अ और आ, तालव्य में आएगी ई और ई, और चा वर्ग तो आता ही है, और यहाँ पे या और स जो आता है शलगम वाला। अब यहाँ से हम आपको एक चीज़ अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे, वो आपको पता चलेगा। अगला देखते हैं कि मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या होता है, पूरा मूर्धन्य में ट वर्ग आता है, ट ठ ड ढ ढ, और रा और शा आता है। आप देखते हैं इधर आगे। अब आते हैं दंतय पे, आते हैं दंतय पे। दंतय में देखिए
दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ड क्या कहलाते हैं? दंतैन कहलाते हैं। तो अब देखेंगे त वर्ग जो होता है आपका पूरा दंतय होता है, और उसके बाद ल और श जो है वो आपका दंतय में ही आता है। स जो है ये सुबह वाला है, सवेरा वाला। अब देखते हैं ओष्ठ है। ओष्ठ में क्या है कि दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड, और यहाँ पे देखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं, और प वर्ग तो वैसे भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसे याद करने के लिए ऊ और ओ ये आपस में थोड़ा थोड़ा मिल रहे हैं, तो इससे याद करेंगे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। अब देखिए कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य दोनों के स्पर्श से मिलकर जो बोलने वाला स्वर है वो आपके छोटी ए और बड़ी ए है। आगे देखते हैं कंठ तालव्य के बाद आते हैं सीधा कंठोष्ठ पे। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ से। तो देखिए कंठोष्ठ से आपका ओ छोटा ओ और बड़ा ओ बोला जाता है। ऐसी प्रकार दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का अर्थ मतलब कि दांत और ओष्ठ से, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। दंतोष्ठ आपका व और फ है, ठीक है। अब आते हैं अर्ध स्वर। ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन अर्ध स्वर है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से एक आपको दे दिया जाता है य, और बाकी सारे अलग दे दिए जाते हैं। तो आपका य और व जो है ये आपके अर्ध स्वर है, और इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 2 होती है। नासिक में क्या है कि 5 वर्गों के जो सबसे लास्ट वाले अक्षर हैं, जैसे ड़ ढ न म, ये जो आपके जो हैं ये सब नासिक के हैं, और इसके साथ ही साथ जो स्वर में आपका अंग और ओ आता है अंग, तो ये आपके भी नासिक के व्यंजन में ही आते हैं। और स्वर तंत्रियों से पूछ लिया जाए तो केवल ह जो है वो आपका स्वर तंत्रियों से आता है। अभी मैंने बोला था मैं थोड़ी देर में कुछ चीज़ बताऊंगा, तो वो यही चीज़ थी। अभी पिछली एग्ज़ाम हुई थी तो उसमें पूछा गया था कि स जो है ये पहला वाला श, इसका उच्चारण स्थान पूछा गया था। तो देखते हैं इन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। हालांकि ये सब ऊष्म व्यंजन हैं, लेकिन बोलने में इनका उच्चारण जो है वो अलग अलग स्थानों से होता है। जैसे इस स का स्थान जो है वो तालु से होता है। ये पेट फटा वाला सा जो है इसका मूर्धन्य से होता है, और जो सपेरा वाला सा है सुबह वाला, इसका दांत से होता है। तो याद करने के लिए ये देखिए ये सा जो है ये सेब वाला सा है, तो सेब भैया खाया जाता है, खाया जाएगा किससे? दांत से। तो ऐसे याद कर लो सेब वाला सा किस में आता है? दांत में आता है। अब देखिए ये है आपका पेट फटा वाला सा, तो भाई पेट फटा, पेट किसका फाड़ते हैं? मुर्दे का। तो ये देख लिए याद हो गया ये भी हमें कि पेट फटा वाला सा किससे रिलेटेड है कि भाई मूर्धन से है या मूर्धन से, ठीक है। आओ एक बचा सा, भाई जब 3 में से 2 याद हो गए तो तीसरा तो आप हमसे बेहतर याद कर सकते हैं, इसीलिए उसे छोड़ दो, वो आप 1 लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, कुछ थोड़े बहुत हैं। पहला देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है भैया? आपका अ जो है ये आपका आगत स्वर में आता है, और ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। जब आगत स्वर है तो आगत व्यंजन भी होंगे सीधा सीधा। तो आगत व्यंजन जो है वो आपके क्या है? ज और फ है। अब निरानुनासिक स्वर, निरानुनासिक स्वर जो है वो आपके आ ई, ये आपके 3 जो है निरानुनासिक स्वर हैं। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी में आपके च, छ, ज और झ आते हैं। लुंठित आपका हो गया र, पार्श्विक आपका हो गया ल, ठीक है। तो अगली वीडियो में अब हम शब्द पर चर्चा करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू एंड लाइक द वीडियो ऑफ कोर्स।